हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे उन सभी की चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि अबशब्द वाले प्रश्न। तो देखें, पहला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो मुकुलन है वो मुकुलन के द्वारा जनन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर, प्लाज्मोडियम के अंदर, हाइड्रा में या लेशमानिया में? तो हाइड्रा के अंदर जो अलैंगिक जनन की विधि है वो है मुकुलन। मुकुलन विधि के द्वारा हाइड्रा के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 2, मादा मानव में निषेचन कहां होता है? मादा मानव के अंदर निषेचन की क्रिया, निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की जो क्रिया है उसे कहते हैं निषेचन। और ये मादा का जो प्रजनन तंत्र है उसके कौन से अंग में होता है? तो वो होता है फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और युग्मनज के बाद भ्रूण का विकास होता है। निषेचन होता क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया यानी मिलने की जो क्रिया है वो कहलाती है निषेचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रायोफिल्म में कायिक जनन होता है। ब्रायोफिल्म के अंदर जो कायिक जनन की प्रक्रिया है वो किसके जरिए होती है? तो वो होती है पर्णकलिका से। किसके होती है? पर्णकलिका यानी पत्तियों के अंदर पाई जाने वाली जो कलिका होती है उनसे ब्रायोफिल्म नामक पादप के अंदर कायिक जनन की क्रिया की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस रचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से पोषण प्राप्त करता है? यानी ऐसी कौन सी रचना है या कौन सा अंग है जिसकी मदद से जो गर्भस्थ शिशु है, मां के गर्भ में पल रहा जो शिशु है, वो माता के शरीर से क्या करता है? पोषण यानी कि भोजन या अन्य जो पोषक तत्व है उनको ग्रहण करता है। तो उसका नाम होता है गर्भनाल कह लो, अपरा कह लो या प्लेसेंटा कह लो। ठीक है, उस रचना का नाम होता है अपरा या प्लेसेंटा, जिसकी वजह से मां के गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो या जो भ्रूण है वो माता के शरीर से क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं। नर हार्मोन कौन सा है? आप सबको पता होगा, बिल्कुल सरल प्रश्न है, वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन कौन सा है? तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों मादा हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 6, मादा मानव के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि जो आपका मादा मानव जनन तंत्र होता है उसका भाग नहीं है। देखो, अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होती है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है वो किसका भाग है? वो भाग है आपके नर जनन तंत्र का। किसका भाग है? नर जनन तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर 7 आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन की क्रिया है वो कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। और निषेचन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? आपका युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह आपके सामने दिया गया है कि एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। इनमें से किसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं? सरसों के अंदर, गुड़हल में, अमरूद में या तरबूज में? तो तरबूज के अंदर एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। कैसे पुष्प पाए जाते हैं? एक लिंगी। आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है। तो कायिक प्रवर्धन की जो प्रक्रिया है वो जड़ के द्वारा भी संभव है, तने के द्वारा भी है और पत्ती के द्वारा भी, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा कायिक जनन या कायिक जो प्रवर्धन है जिसके उपयोग से नई किस्म के पौधे या पादप तैयार किए जाते हैं वो तीनों ही तरीकों से संभव है, जड़ के द्वारा भी, तने के द्वारा भी और पत्ती के द्वारा भी। आगे बढ़ते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुष्प का कौन सा भाग है वो फल के अंदर बदलता है? तो पुष्प का जो अंडाशय वाला हिस्सा होता है वो अंडाशय वाला हिस्सा ही क्या होता है? फल के अंदर परिवर्तित होता है। आगे, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर है वो पुष्प का कौन सा जननांग है? तो ये है आपके नर जननांग का अंग है पुष्पेसर। ठीक है, नर जननांग का अंग है पुंकेसर और मादा जननांग का जो महत्वपूर्ण अंग होता है उसे कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गन्ना, गुलाब और अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना, गुलाब और अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर उपयोग किया जाता है कायिक प्रवर्धन विधि का। किसका उपयोग किया जाता है? कायिक प्रवर्धन विधि का। आगे बढ़ते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। तो मादा के अंदर ऋतुस्राव या जो रजोधर्म का समय होता है वो होता है आपका 2 से 8 दिन का। कितना होता है? 2 से 8 दिन का। ठीक है, ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है ये सब आपको मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा लैंगिक संचारित रोग नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो लैंगिक संचारित रोग नहीं है? तो जो आपका टाइफॉइड है ये लैंगिक संचारित रोग नहीं है। बाकी एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस ये लैंगिक अंग है जो उनके द्वारा संचारित होने वाले रोग है। मैंने जीवाणु के जरिए होने वाले रोग, विषाणु के जरिए होने वाले रोग, इसके अलावा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कर्मिक जनित रोग, आनुवांशिक रोग, इन सभी की ट्रिक वाली वीडियो चैनल पर अपलोड है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास जरूर देखें ताकि आपको अलग अलग जो जीवों और विषाणुओं से होने वाले जो रोग हैं वो आसानी से याद हो सके कि जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु से कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं, कृमि से कौन से होते हैं, आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं। इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? यानी जनक पीढ़ी से उसकी संतान में स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण हैं वो किसमें मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं जीन में। जीन क्या होता है? डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसी को कहते हैं जीन, जो आनुवांशिक लक्षणों का वहन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। डीएनए का पूरा नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बार बार परीक्षा के अंदर पूछा भी जाता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन क्या होता है? तो पौधे के किसी अंग, जैसे जड़, तना, पत्तियां या फिर किसी उत्तक का संवर्धन करा के नई किस्म के पौधों को तैयार करना। पौधे के किसी अंग या उत्तक का संवर्धन कराना और उसके जरिए नए पौधे को तैयार करना क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन कहलाता है। ठीक है, अगला, जीवाणु जनित 2 यौन संचारित रोगों के नाम। तो जीवाणु जनित जो 2 यौन संचारित रोग हैं वो है गोनेरिया और सिफिलिस। ठीक है, फिर कालाजार के रोगाणु का नाम। तो कालाजार जो रोग होता है उसके रोगाणु का नाम है लेशमानिया। क्या नाम है? लेशमानिया। अगला क्वेश्चन नंबर 20, उस सजीव का नाम लिखो जिसमें द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। तो वो होता है आपका लेशमानिया। उसके अंदर जो द्विविखंडन की प्रक्रिया है जिसके जरिए एक जीव से 2 नए जीवों का निर्माण होता है, तो एक निर्धारित तल या सतह से ही उसमें विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगला, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? तो जो पुष्पी पादप या पौधे होते हैं उनमें लैंगिक जनन की जो प्रोसेस है उसमें जो बीजांड होते हैं वो परिवर्तित होते हैं बीज के अंदर। अगला, बहुखंडन के द्वारा जनन किसमें होता है? तो बहुखंडन विधि के द्वारा जनन की जो प्रक्रिया है वो होती है प्लेज्मोडियम में। किसमें होती है? प्लेज्मोडियम में। क्वेश्चन नंबर 23, स्पाइरोगोयरा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो स्पाइरोगोयरा के अंदर अलैंगिक जनन की जो विधि है वो है खंडन विधि। ठीक है, अगला, राइजोपस कवक में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? राइजोपस कवक के अंदर अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो उस विधि का नाम है बीजाणु समासंग। क्या नाम है? बीजाणु समासंग। ये जनन की जितनी भी विधियां है उनको हमने बहुत अच्छे से चैप्टर की व्याख्या के दौरान समझा रखा है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास एक बार जरूर देखें, जहां पर मैंने चित्र के जरिए हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न। जनन की परिभाषा लिखो। किसकी परिभाषा? जनन की। तो सजीवों के द्वारा लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रजनन विधियों के द्वारा, सजीवों के द्वारा लैंगिक अथवा अलैंगिक प्रजनन विधियों के द्वारा अपने जैसे ही जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं जनन। सजीवों के द्वारा लैंगिक अथवा अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उनके द्वारा अपने ही जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है जनन। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन की परिभाषा लिखो। तो लैंगिक जनन क्या है? जनन की वो विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु 2 वैष्टि यानी एकल जीवों की भागीदारी होती है।
जनन की वो विधि जिसमें नई संतति को उत्पन्न करने हेतु दो जीव नर और मादा भाग लेते हैं उसे कहते हैं लैंगिक जनन प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो जब पुष्प में केवल एक जननांग या तो पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर ही उपस्थित होता है, जब पुष्प के अंदर केवल एक ही जनन अंग या तो पुंकेसर या स्त्री केसर ही उपस्थित होता है, तो ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वो प्रक्रिया या वो प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, जनन की उस विधि को कहते हैं अलैंगिक जनन। अगला प्रश्न है आपका, वो है कि अलैंगिक जनन की विभिन्न तरीकों के नाम लिखो। अलैंगिक जनन के विभिन्न तरीकों के नाम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अलैंगिक जनन के विभिन्न तरीके हैं विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। ये अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां है। अगला प्रश्न है, विखंडन विधि को समझाओ। किसको? विखंडन को। तो विखंडन विधि के जरिए जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? अमीबा के अंदर। तो विखंडन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विखंडन यानी टुकड़े होके नए जीव का बनना। तो एक कोशिकीय जीवों में, कौन से जीवों में? एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीवों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन के जरिए नए जीवों की उत्पत्ति होती है और जनन की इस विधि में कोशिका सामान्यतः दो बराबर भागों के अंदर क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तो जनन की इस विधि को कहते हैं विखंडन विधि, और ये किसमें पाई जाती है? अमीबा के अंदर। देखो आपके सामने चित्र दिया गया है, ये क्या है? ये आपका अमीबा है। क्या है? अमीबा। ये बीच में क्या है? ये आपका केंद्रक है। धीरे धीरे केंद्रक क्या होता है? लंबा होता जाता है और धीरे धीरे ये जो केंद्रक है जिसकी संरचना में परिवर्तन होते जाता है और अंत में जाके ये केंद्रक क्या हो जाता है? दो हिस्सों के अंदर टूट जाता है और फिर यहां से दो नई संतति कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ये संतति 1 और ये संतति 2। ठीक है, तो अमीबा के अंदर एक कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं विखंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन की खंडन विधि को समझाओ। अलैंगिक जनन की खंडन विधि को समझाओ। तो सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीव, सरल संरचना वाले कुछ बहुकोशिकीय जीव खंडन विधि के द्वारा क्या करते हैं? जनन करते हैं। इस विधि के अंदर जो जीव हैं वो विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? खंडित होता है और प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके एक नए जीव में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं अलैंगिक जनन की खंडन विधि। और उदाहरण है आपका स्पाइरोगोएरा। उदाहरण क्या है? स्पाइरोगोएरा, जैसा कि आपको ये चित्र के अंदर दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर जैसे ही एक जीव को अगर हम काट के दो टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो टुकड़े हैं वो वृद्धि करके नए जीव के अंदर डेवलप हो जाते हैं और उसे उदाहरण है स्पाइरोगोएरा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की पुनरुद्भवन विधि को समझाओ। तो कुछ जीवों के अंदर यदि किसी कारणवश शरीर क्या हो जाता है? शत विशत हो जाता है, टूट फूट जाता है, अथवा कुछ टुकड़ों के अंदर टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव के अंदर क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पुनरुद्भवन। ठीक है, कुछ जीवों के अंदर यदि जो शरीर है वो किसी कारण से शत विशत यानी कि टूट फूट जाता है या कई टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है, तो ये जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे वृद्धि करके नए जीव के अंदर डेवलप हो जाते हैं और जनन की इस विधि को कहते हैं पुनरुद्भवन विधि। उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया में। किसमें? हाइड्रा और प्लेनेरिया में। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, ये आपका एक हाइड्रा था, इसके कितने टुकड़े हो गए? इसके 3 टुकड़े हो गए, 1, 2 और 3। ये टुकड़े धीरे धीरे वृद्धि करके 3 नए, ठीक है, 3 नए हाइड्रा जीवों का इसने क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। तो ये विधि कहलाती है आपकी पुनरुद्भवन। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन की विधि को समझाओ। हाइड्रा के अंदर अलैंगिक जनन की मुकुलन की विधि को समझाना है। तो हाइड्रा के शरीर में किसी स्थान पर उभार या मुकुल क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। हाइड्रा के शरीर में किसी स्थान पर उभार या क्या हो जाते हैं? मुकुल विकसित हो जाते हैं और यह मुकुल वृद्धि करते हुए नए जीव के अंदर बदल जाते हैं तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से क्या हो जाते हैं? फिर अलग हो जाते हैं और एक नए स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। इस विधि को कहते हैं मुकुलन विधि। देखो यहां पर यह आपका हाइड्रा है,
इसके अंदर धीरे धीरे एक नए मुकुल का क्या होता है, निर्माण होता है। ये मुकुल बना, धीरे धीरे ये मुकुल वृद्धि और विकास करता है और अंततः फिर अपने जो मूल जनक है, ये जनक हाइड्रा है, इस जनक हाइड्रा से अलग होके एक नई संतति हाइड्रा का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, और फिर अपने मूल जीव से क्या हो जाता है, मूल जनक से अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन पर टिप्पणी लिखो। तो इस तकनीक में क्या करते हैं, पौधे के किसी उत्तक या कोशिकाओं को पौधों के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीक में करते क्या है, पौधे के किसी भाग या उत्तक को पौधे के शीर्ष के जो वर्धमान भाग होता है उससे पृथक करके नए पौधे उगाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कैलस कहते हैं। और कैलस को वृद्धि और विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते ही मिट्टी में रोप देने से ये पौधे वृद्धि करके विकसित पौधे बन जाते हैं। और इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। मतलब है किसी पौधे के किसी अंग के जरिए जड़, तना, पत्ती आदि का संवर्धन करके उनसे क्या किया जाता है, नए पादप का विकास किया जाता है। उस तरीके को कहते हैं उत्तक संवर्धन। ठीक है, अगला प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। तो जब एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही मौजूद होते हैं तो ऐसे पुष्पों को कहते हैं उभयलिंगी पुष्प, जैसे गुड़हल और सरसों। अगला है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये आपके पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का क्या है, एक नामांकित चित्र है, जिसमें पुष्प के अलग अलग भागों को दर्शाया गया है, जैसे अंडाशय, फिर वर्तिकाग्र, वर्तिका, फिर परागकोश, तंतु, दल, पंखुड़ी और बाह्य दल। ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्त्री केसर। और परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनाते हैं, पुंकेसर। फिर ये बाह्य दल वाला भाग है, दल वाला यानी पंखुड़ी वाला हिस्सा है, और ये आपका बाह्य दल वाला हिस्सा है। तो इन चीजों को आपको अपने चित्र के अंदर दर्शाना है। तो फिर आज की क्लास में हमने आपके इस चैप्टर के लगभग 36 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है। तो बाकी के क्वेश्चंस को हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज हमने जितने भी प्रश्नों को डिस्कस किया है वो आप सबको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।